आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है नागमती वियोग वर्णन और इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आज हम लोग इसके 6वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। भा, देखिए भा का यहाँ पर अर्थ है आ गया है या लग गया है। भा का मतलब यहाँ पर है आ गया है या लग गया है। क्या आ गया है, लग गया है? भादों, यानी भादों का महीना। भादों का मतलब भादों का महीना। तो जब दोनों को एक साथ बोलेंगे भा भादों, तो हम लोग कह सकते हैं भादों का महीना आ गया है या भादों का महीना लग गया है। दूभर, देखिए दूभर का मतलब होता है मुश्किल। दूभर माने मुश्किल। आप कहते हैं ना कि मेरा जीना दूभर हो गया है, तो दूभर माने मुश्किल। अति, अति माने बहुत या बहुत ज़्यादा। अति माने बहुत या बहुत ज़्यादा। भारी, देखिए भारी का मतलब होता है कष्ट देने वाला। भारी का मतलब कष्ट देने वाला। आप कहते हैं ना कि ये साल मेरे लिए बड़ा भारी रहा, ये महीना मेरे लिए बड़ा भारी रहा, यानी कष्ट देने वाला। कैसे, आप चाहे कैसे कह लीजिए, चाहे किस प्रकार भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। भरौं, देखिए भरौं माने बिताऊं या व्यतीत करूं। बिताऊं या व्यतीत करूं दोनों होता है, कोई एक बोल करके व्याख्या कर लीजिए। रैनी, रैनी माने रात। रैनी माने रात। अंधियारी, अंधियारी माने अंधेरी। अंधियारी माने अंधेरी। मंदिर, देखिए मंदिर का यहाँ पर मतलब है घर। मंदिर माने घर। सून मतलब सूना। सून मतलब सूना, लेकिन व्याख्या में हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार सूना हो गया है कह सकते हैं। ठीक है, सूना हो गया है। पीयू, पीयू माने प्रियतम या पति, दोनों होता है, कोई भी एक बोल करके आप व्याख्या कर सकते हैं। अनतय, देखिए अनतय मतलब अन्यत्र या दूसरी जगह। हम लोग अपनी अवधी भाषा में बोलते भी हैं कि वो अंतय बस गए हैं, तो अंतय मतलब दूसरी जगह या अन्यत्र। बसा मतलब बस गए हैं। बसा माने बस गए हैं या रह रहे हैं आप कह सकते हैं। ठीक है। सेज, देखिए सेज को सेज ही रहने दीजिए, सरल है। वैसे सेज का मतलब पलंग भी हो सकता है, खटिया भी हो सकती है, तो हम लोग सेज ही कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नागिनी, देखिए नागिनी मतलब नागिन। नागिनी मतलब नागिन। ठीक है, लेकिन जब दोनों को एक साथ हम लोग कहेंगे सेज नागिनी, तो हम लोग इसको कह सकते हैं सेज रूपी नागिन। सेज रूपी नागिन। फिर, देखिए फिर मतलब बार बार। फिर माने बार बार। डसा, देखिए डसा मतलब डस रही है या काट रही है। ठीक है, डसा मतलब डस रही है या काट रही है, दोनों में से कोई एक बोल करके आप व्याख्या कर सकते हैं। रहूं, देखिए रहूं मतलब रह रही हूँ। रहूं माने रह रही हूँ। अकेली मतलब अकेली। अकेली मतलब अकेली। गहे, देखिए गहे का मतलब होता है पकड़ना। गहे माने पकड़ना होता है। अब व्याख्या में पकड़ना को जैसे भी बदलना होगा हम लोग बदल लेंगे। एक, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। एक। पाटी, देखिए जो पलंग या खटिया होती है उसके जो किनारे लंबा सा बांस लगा होता है, जो लंबी सी लकड़ी लगी होती है, उसको पाटी कहते हैं। आप इस चित्र को देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि ये आपकी खाट है। ठीक है, ये आपकी खाट है।
तो इसमें ये जो किनारे लंबी सी दो तरफ होती है लकड़ी, इसी को हम लोग पाटी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अकेले सोते हैं तो किनारे पाटी पकड़ के सोते हैं। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर है, व्याख्या में हम लोग देख लेंगे। नयन माने नेत्र या आँखें, नेत्र या आँखें, कोई भी एक बोल करके व्याख्या कर सकते हैं। पसारी, देखिए पसारी मतलब फैलाना या खुली रहना, तो जैसे भी व्याख्या में करना होगा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो पसार माने वैसे फैलाना होता है। मरव, देखिए मरव माने मरना होता है। अब व्याख्या में कैसे बैठेगा हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, मरव माने मरना। हिय माने हृदय, हिय माने हृदय। फाटी, देखिए फाटी का मतलब फटना या टुकड़े टुकड़े होना, फाटी का मतलब फटना या टुकड़े टुकड़े होना। तो हिय फाटी यदि दोनों को साथ बोले तो हृदय का टुकड़े टुकड़े होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चमक, देखिए वैसे तो चमक माने चमकना होता है, लेकिन हम लोग व्याख्या करते समय अपनी सुविधा के अनुसार बोल सकते हैं चमक रही है, चमक रही है। ठीक है। बीजू, बीजू माने बिजली, बीजू माने बिजली। घन, घन माने बादल, घन मतलब बादल। गरज, देखिए गरज मतलब गरज रहे हैं, गरज माने गरज रहे हैं। तरासा, देखिए तरासा मतलब त्रस्त कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तीनों में से कोई एक बोल करके आप व्याख्या कर सकते हैं। बिरह काल, देखिए बिरह काल को हम लोग कह सकते हैं बिरह रूपी काल, बिरह काल मतलब बिरह रूपी काल। होय, देखिए होय का मतलब होना होता है, होय मतलब होना। अब व्याख्या में जैसे भी बदलना होगा हम लोग बदल लेंगे। जैसे हो सकता है इसका अर्थ हो गया है, ऐसे भी हो सकता है हो गया हो। ठीक है। जीव माने जीव या प्राण, जीव माने जीव या प्राण। गरासा, देखिए गरासा मतलब ग्रसित करना, हड़पना ना, एक तरह से जिसको खा लेना ऐसे बोल सकते हैं, तो ग्रसित करना, हड़पना। बरसय, बरसय मतलब बरस रहा है, बरसय माने बरस रहा है। मघा, देखिए मघा एक प्रकार का नक्षत्र है। मैंने आपको कई बार बताया है कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, तो इसमें मघा भी एक नक्षत्र है जो भादों के महीने में आता है, और मघा नक्षत्र में भी पानी बहुत बरसता है, तो मघा एक प्रकार का नक्षत्र है। झकोरी, झकोरी, देखिए झकोरी, झकोरी का मतलब झोंके के साथ, यानी कि मघा नक्षत्र जब लगता है तो उस समय जो पानी बरसता है तो तेज़ हवा भी चलती है, झोंके चलते हैं और पानी बरसता है, तो उसी के लिए आया है कि झकोरी झकोरी यानी झोंके के साथ। मोर, देखिए मोर माने मेरा या मेरे, जैसा वाक्य मांगेगा। ठीक है, मेरा या मेरे। दुई नयन मतलब दोनों नेत्र या दोनों आँखें, दुई नयन माने दोनों नेत्र या दोनों आँखें। चुए मतलब चू रही हैं या टपक रही हैं, तो चू रही हैं आप कह सकते हैं। ठीक है। जस माने जैसे या जिस प्रकार, जैसे या जिस प्रकार। ओरी, देखिए ओरी का मतलब होता है किनारा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग का छप्पर होता है, टिन शेड वगैरह डाले रहते हैं, तो जब पानी बरसता है तो किनारे से जो नीचे गिरता है ज़मीन पर उसको ओरी कहते हैं। ठीक है, मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे कि जब हम लोग का खपड़ैल का घर होता था तो पानी चूता था तो वो किनारे एकदम आके दीवार के बाहर गिरता था ओरी से, तो वही ओरी। धानी, देखिए धनी का मतलब स्त्री होता है, यानी यहाँ पर जो धनी का मतलब है वो प्रियतमा से है, नागमती से है, तो जैसा भी वाक्य में बन पड़ेगा प्रियतमा या नागमती हम लोग बोल करके व्याख्या कर लेंगे। सुख है, सुख है मतलब सूख रही है, सुख है माने सूख रही है। भरे मतलब भरे भादों मतलब भादों महीने में, भरे भादों मतलब भादों महीने में। माह मतलब में, माह मतलब में, तो भादों महीने में। अबहु, अबहु मतलब अभी भी, अबहु मतलब अभी भी। न मतलब नहीं। आयन ही, आयन मतलब आए, आयन मतलब आए। ठीक है। सींचिन, सींचिन मतलब सींचना, तो सींचने का क्या मतलब है हम लोग व्याख्या में देखेंगे। सींचिन मतलब सींचना। नाहा, देखिए नाहा मतलब नाथ यानी कि प्रियतम, ये राजा रत्नसेन के लिए आया कि मेरे स्वामी, नाथ स्वामी भी आप कह सकते हैं कि मेरे स्वामी नहीं आए। ठीक है। पूर्वा, देखिए पूर्वा भी एक नक्षत्र है, ये भी भादों के महीने में लगता है, तो इसको पूरी तरह से हम लोग कहते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, तो आप पूर्वा कह के ही व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लाग, लाग माने लग गया है, लाग माने लग गया है, यानी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है। भूमि, आप भूमि कह लीजिए, सरल ही है। धरती कह लीजिए, जमीन कह लीजिए, कोई भी एक कह कर के व्याख्या कर सकते हैं। जल पूरी, देखिए जल पूरी मतलब जल से परिपूर्ण हो गई है, जल से परिपूर्ण हो गई है, यानी जल से डूब गई है, जल से डूब गई है। आक, देखिए आक एक प्रकार का पौधा होता है। चलिए मैं आपको चित्र लगा देता हूँ। ये चित्र मैंने अपने मोबाइल से खींचा है, सड़क के किनारे तोड़ करके अपने हाथ में लेकर के मैंने खींचा है। तो ये आक का है, ये इसमें दूध होता है, तो जो कि थोड़ा सा विषैला होता है आँखों के लिए। वैसे एक औषधीय पौधा है। तो आक यानी मदार, हम लोग इसको मदार भी बोलते हैं। जवास, देखिए जवास भी एक प्रकार का पौधा है, लेकिन ये हमारे क्षेत्र में नहीं होता है, लेकिन जवास एक प्रकार का पौधा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, जो आक और जवास का पौधा है, ऐसा माना जाता है कि वर्षा ऋतु में जब पानी भर जाता है इसके चारों ओर, तो ये सूख जाते हैं और गर्मी में ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है। भई मतलब होना, भई मतलब होना या हो गई हूँ, जैसा वाक्य मांगेगा। भाई मतलब हो गई हूँ। तस मतलब वैसे ही या उसी प्रकार से, तस माने वैसे ही या उसी प्रकार से। झूरी मतलब सूखी, झूरी मतलब सूखी। अब व्याख्या में यदि सूखना होगा तो हम लोग बदल करके सूखना भी कह लेंगे, वैसे झूरी मतलब सूखना होता है। ठीक है। थल, आप थल कह लीजिए, जमीन कह लीजिए, धरती कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल भरे, जल भरे मतलब जल से भर गई है, जल से भर गई है। अपूर मतलब बहुत ज़्यादा, अपूर माने बहुत ज़्यादा। सब मतलब सभी, सब मतलब सभी। धरती, धरती माने धरती, धरती माने धरती। गगन, गगन माने आकाश, गगन माने आकाश। मिल माने मिलकर, मिल माने मिलकर। एक, एक को हम लोग कह सकते हैं एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। धानी, धानी माने प्रियतमा, ये नागमती के लिए आया है। इसके ऊपर भी देखिए यहाँ आ चुका है, धानी प्रियतमा यानी नागमती। जोबन, देखिए जोबन का मतलब यौवन, जोबन माने यौवन, लेकिन यहाँ पर यौवन का मतलब है यौवन रूपी जल, जोबन मतलब यौवन रूपी जल। अवगाह, देखिए अवगाह मतलब मह माने में, मह माने में। दे सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़त, बूढ़त मतलब डूबना, बूढ़त माने डूबना। पीयू माने प्रियतम या पति, पीयू माने प्रियतम या पति। टेक, टेक माने सहारा, टेक, टेक माने सहारा। ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नागमती वियोग वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पद्मावत में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी ने भादों महीने के आगमन पर रानी नागमती की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि जायसी जी कहते हैं भा भादों दूभर अति भारी कैसे भरों रैनी अंधियारी। तो देखिए एक बार में
हम लोग एक एक लाइन लेकर के ही इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा भाव के अनुसार आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में रानी नागमती अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि, अब लाइन पर आ जाइए। कहती हैं कि भादों का महीना, यहाँ से शुरू करिए, भादों यानी भादों का महीना आ गया है, आ गया है, भादों का महीना आ गया है, प्रियतम का विरह मुझे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ सुन लीजिए। देखिए व्याख्या में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अपनी तरफ से जोड़ करके लिखनी होती है भाव के अनुसार। तो देखिए जब मैं बोलता रहूं और मेरी कलम न चले तो आप समझ लीजिए कि वो चीज़ें मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं व्याख्या में, और आपको भी व्याख्या लिखते समय वो चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और जो चीज़ें मैं अपनी तरफ से जोड़ के लिखूंगा उसको 2 बार बोलूँगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देखिए। तो रानी नागमती कहती हैं कि भादों का महीना आ गया है, प्रियतम का विरह मुझे, प्रियतम का विरह मुझे अत्यधिक, अत्यधिक कष्ट दे रहा है, भारी कष्ट दे रहा है, प्रियतम का विरह मुझे अत्यधिक कष्ट दे रहा है, मेरा जीना, मेरा जीना मुश्किल हो गया है, दूभर मुश्किल हो गया है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मैं अपनी अंधेरी, अंधियारी, अंधेरी, मैं अपनी अंधेरी रात, रैनी रात, मैं अपनी अंधेरी रात कैसे बिताऊं, भरों बिताऊं, मैं अपनी अंधेरी रात कैसे बिताऊं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं, यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में रानी नागमती अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि, अब लाइन पर आ जाइए। कहती हैं कि भादों का महीना आ गया है, प्रियतम का विरह मुझे अत्यधिक कष्ट दे रहा है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मैं अपनी अंधेरी रात कैसे बिताऊं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, मंदिर सून पियु अनतय बसा, सेज नागिनी फिर डसा। बहुत ही सरल लाइन है। आगे नागमती कहती हैं कि, देखिए ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे नागमती कहती हैं, ये आपको बार बार नहीं लिखना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े आप लिख सकते हैं। ऐसा बोलने से मेरा वाक्य बन जाता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो आगे रानी नागमती कहती हैं कि बिना प्रियतम के मेरा घर, मंदिर, मंदिर माने घर, बिना प्रियतम के मेरा घर सूना हो गया है, सूना हो गया है, बिना प्रियतम के मेरा घर सूना हो गया है, क्योंकि मेरे प्रियतम क्योंकि मेरे प्रियतम दूसरी जगह, अनतः दूसरी जगह, या आप अन्यत्र भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मेरे प्रियतम दूसरी जगह बस गए हैं, बस गए हैं, या आप कह सकते हैं रहने लगे हैं, जो आपको अच्छा लगे। मेरे प्रियतम दूसरी जगह बस गए हैं या रहने लगे हैं। यह सेज रूपी नागिन, सेज नागिन, यह सेज रूपी नागिन मुझे बार बार, यह सेज रूपी नागिन मुझे बार बार डस रही है,
या आप कह सकते हैं काट रही है, लेकिन डसना अच्छा लगता है तो डस रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को फिर से एक बार देखते हैं। तो रानी नागमती कहती हैं, बिना प्रियतम के मेरा घर सूना हो गया है, क्योंकि मेरे प्रियतम दूसरी जगह बस गए हैं। यह सेज रूपी नागिन मुझे बार बार डस रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, रहूं अकेली गहे एक पाटी, नैन पसार मरऊं हिय फाटी। बहुत ही सरल लाइन है। अब रानी नागमती कहती हैं कि प्रियतम के न रहने के कारण मैं अकेली ही रह रही हूँ। प्रियतम के न रहने के कारण मैं अकेली ही रह रही हूँ और अपने सेज की एक पाटी को और अपनी सेज की एक पाटी को पकड़े रहती हूँ, गहे पकड़े रहती हूँ। मेरे यह नेत्र प्रियतम के इंतजार में मेरे यह नेत्र प्रियतम के इंतजार में खुले रहते हैं, पसार खुले रहते हैं। मेरे यह नेत्र प्रियतम के इंतजार में खुले रहते हैं और मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े होते रहते हैं, मानो यह मरना चाहते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और एक लाइन की व्याख्या फिर पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से सीखते हैं। तो मैंने कहा कि रानी नागमती कहती हैं कि प्रियतम के न रहने के कारण मैं अकेली ही रह रही हूँ या रहती हूँ और अपने सेज की एक पाटी को पकड़े रहती हूँ। मेरे यह नेत्र प्रियतम के इंतजार में खुले रहते हैं और मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े होते रहते हैं, मानो यह मरना चाहते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, चमक बीजु घन गरज तरासा, बिरह काल होय जीव गरासा। बहुत ही सरल लाइन है। अब नागमती कहती हैं कि आकाश में बिजली आकाश में बिजली चमकती रहती है। घन बादल गरज कर मुझे भयभीत करते रहते हैं। तरासा भयभीत करते रहते हैं या आप कह सकते हैं डराते रहते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आकाश में बिजली चमकती रहती है और बादल या चमक रही है और बादल गरज कर मुझे भयभीत कर रहे हैं। यह विरह रूपी काल मेरे प्राणों को ग्रास रहा है या मेरे प्राणों का हरण कर रहा है। होय मतलब कर रहा है, मेरे प्राणों को हरण कर रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को फिर से देखते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, रानी नागमती कह रही हैं कि आकाश में बिजली चमक रही है, बादल गरज कर मुझे भयभीत कर रहे हैं और यह विरह रूपी काल मेरे प्राणों का हरण कर रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, बरसय मघा झकोरी मोर दुई नैन चुवै जस ओरी। बहुत ही सरल लाइन है। अब रानी नागमती कहती हैं कि मघा नक्षत्र झोंके के साथ मघा नक्षत्र झोंके के साथ बरस रहा है और मेरे मोर माने मेरे और मेरे दोनों नेत्र और मेरे दोनों नेत्र ओरी के समान या ओरी के जैसे
चू रहे हैं, चूए चू रहे हैं, अर्थात मेरे नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं, अर्थात मेरे नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं या बरस रहे हैं, चाहे जो कह लीजिए। चलिए एक बार फिर से देखिए। तो रानी नागमती कहती हैं कि मघा नक्षत्र झोंके के साथ बरस रहा है और मेरे दोनों नेत्र ओरी के समान चू रहे हैं, अर्थात मेरे नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, धनि सुख है भरे भादों माहा, अबहु न आयनि सींचनि नहा। बहुत ही सरल लाइन है। अब नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, आपकी यह प्रियतमा, धनी प्रियतमा, हे 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 प्रियतम, आपकी यह प्रियतमा भरे भादों महीने में सूख रही है, भरे भादों महीने में सूख रही है। और हे प्रियतम नहा, प्रियतम, और हे प्रियतम, आप अब भी इसे सींचने के लिए, सींचे नहीं, इसे सींचने के लिए नहीं आए। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से देखिए, बस आप मेरी कलम को देखते रहिएगा। देखिए रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, हे प्रियतम, आपकी यह प्रियतमा भरे भादों महीने में सूख रही है, और हे प्रियतम, आप अब भी इसे सींचने के लिए नहीं आए, आए सींचने के लिए, और आप इसे सींचने के लिए अब भी नहीं आए। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, पूर्वा लाग भूमि जलपूरी, आक जवास भई तस झूरी। बहुत ही सरल लाइन है। देखिए अब नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है, या सीधे सीधे आप कहिए, हे प्रियतम, पूर्वा नक्षत्र लग गया है और भूमि जल से पूरी तरह से डूब गई है, जल से पूर्ण हो गई है, जल से पूरी तरह से डूब गई है। और वर्षा ऋतु में जिस प्रकार से, और वर्षा ऋतु में जिस प्रकार से आक और जवास के पौधे सूख जाते हैं, उसी तरह से मैं भी सूख गई हूँ, भई हो गई हूँ या गई हूँ, उसी तरह से मैं भी सूख गई हूँ, या आप कह सकते हैं उसी तरह से मैं भी आपके वियोग में सूख गई हूँ। चलिए एक बार फिर से देखिए। देखिए मैंने कहा कि रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, पूर्वा नक्षत्र लग गया है, भूमि पूरी तरह से जल से डूब गई है, और जिस तरह से वर्षा ऋतु में आक और जवास के पौधे सूख जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी आपके विरह में सूख गई हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक, धनि जोबन अवगाह मह, दे बूढ़त प्यू टेक। बहुत ही सरल लाइन है। अब रानी नागमती कहती हैं कि धरती, थल धरती या भूमि, जो आपको अच्छा लगे, भूमि जल से पूरी तरह से, अपूर सब पूरी तरह से भर गई है या डूब गई है। फिर से देखिए, नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, धरती पूरी तरह से जल में डूब गई है, और इतना जल हो गया है कि, और इतना जल हो गया है कि धरती और गगन, धरती और आकाश मिलकर एक हो गए हैं, धरती और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। आपकी यह प्रियतमा, धन प्रियतमा, आपकी यह प्रियतमा यौवन रूपी अगाध जल में, अवगाहमः
अगाध जल में, आपकी यह प्रियतमा यौवन रूपी अगाध जल में डूब गई है। दे बुड़त डूब गई है। हे प्रियतम, पीयू संबोधन है तो हम लोग कहेंगे हे प्रियतम, आ करके इसे सहारा दीजिए। टेक टेक माने सहारा। आ करके इसे सहारा दीजिए अर्थात बचा लीजिए। पूर्ण विराम लगा देंगे और इन दोनों लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से देखिए, कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, धरती, भूमि, चाहे जो कह लीजिए, भूमि पूरी तरह से जल में डूब गई है और इतना जल हो गया है कि धरती और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। आपकी यह प्रियतमा यौवन रूपी अगाध जल में डूब गई है। हे प्रियतम, आकर इसे सहारा दीजिए अर्थात बचा लीजिए। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस दो लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए, यदि रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। छंद ये चौपाई और दोहा है। आपको पता है कि ऊपर जो 7 लाइन थी काले रंग से वो चौपाई थी और नीचे 2 लाइन वो दोहा था। ठीक है। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, रूपक मिल जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश मिल जाएगा और साथ में ही विरोधाभास भी आपको मिल जाएगा। भाषा इसकी अवधि है। शैली इसकी मसनवी समन्वित गेय प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है।